गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। इसके पहले के क्लास में हमने अध्ययन किया था सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं जब हम टेंस पढ़ते हैं और सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। आज के इस क्लास में हम जानेंगे टेंस क्या होते हैं और जो है हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। ये आज हम सीखने जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल इत्मीनान से कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। हम बिल्कुल आसान शब्दों में एकदम आसान तरीके से आसान विधि से आपको जो है हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे और टेंस भी बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस एक्चुअली टाइम और एक्शन इन दोनों का मिला जुला रूप होता है। टेंस ये बताता है कि किस समय में कौन सा कार्य हो रहा है और काम का स्वभाव कैसा है। समय आप सब जानते होंगे, समय होते हैं तीन। एक PRESENT, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। टेंस होते हैं तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और एक्शन जो होते हैं, काम के जो स्वभाव होते हैं, वो चार तरह के होते हैं। एक होता है CONTINUOUS, कंटिन्यूअस। जब कोई काम जारी होता है तो उसे हम कंटिन्यूअस वर्क कहते हैं, कंटिन्यूअस एक्शन कहते हैं। ये जरा समझ लीजिए, वर्तमान समय वो होता है जो चल रहा है, और जो पास्ट मतलब भूतकाल होता है, पास्ट का समय वो होता है जो बीत गया है, फ्यूचर वो होता है जो समय आने वाला होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे। तो कंटिन्यूअस हमने जाना कि जो कंटिन्यूअस एक्शन होते हैं उसमें काम जारी होता है। एक PERFECT, परफेक्ट। अब जो काम जारी है वो कभी पूर्ण हो जाएगा, जब वो काम पूर्ण हो जाता है तो उसे हम परफेक्ट एक्शन कहते हैं। इसके अलावा एक जो तीसरा प्रकार है वो ये CON सॉरी परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट, CONTINUOUS। एक तीसरा काम का स्वभाव ये होता है कि कुछ काम पूर्ण हो चुका होता है और कुछ जारी होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि किसान 7 बजे से खेत जोत रहा है, तो किसान जब 7 बजे से खेत जोत रहा है तो 7 बजे से लेकर अब तक कुछ काम पूरा हो चुका है, उसे परफेक्ट बोलेंगे। और जोत भी तो रहा है, काम कंटिन्यू भी तो है, तो उसे कंटिन्यूअस बोलेंगे। तो हो जाता है एक्शन का स्वभाव, कार्य का स्वभाव हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक जो चौथा है वो ये नहीं पता चलता कि काम जारी है, यह भी नहीं पता चलता कि काम पूर्ण हो चुका है, पता ही नहीं चलता, उसके काम का स्वभाव ही नहीं पता चलता। वो इंडिफिनिट होता है, अनिश्चित होता है, डिफिनिट नहीं होता है, इसलिए उसे हम कह देते हैं इंडिफिनिट, INDEFINITE। इस तरीके से तीन समय हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और एक्शन कितने हो गए? चार। तो हर समय में ये चारों एक्शन हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि टेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। दरअसल टाइम तीन प्रकार का होता है। जब आप बहुत डीपली अध्ययन करने के लिए निकलेंगे या फिर आगे हम जब पढ़ेंगे, जब एडवांस लेवल में टेंस पढ़ेंगे, तो मैं आपको समझाऊंगा कि टेंस दरअसल तीन प्रकार के नहीं होते हैं। टेंस होते हैं दो ही प्रकार के, लेकिन हम इसको जो है अनुवाद की दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं कि हम जो है हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाए, तो इसलिए हम जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन मान करके पढ़ रहे हैं, और एक्शन का स्वभाव हो गया चार। तो इस तरीके से ये बन जाता है टेंस तीन प्रकार के और प्रत्येक टेंस के चार भेद, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह से पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।
तो टेंस 3 प्रकार के हो गए और तीनों के 4 भेद हो गए। टोटल कितने हो गए? 12। यानी कि हमें टोटल कितने पढ़ने हैं? 12 पढ़ने हैं। तो आइए हम सबसे पहले जो शुरू करेंगे, हम इसको शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो हम सबसे पहले जो टेंस पढ़ने जा रहे हैं वो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए देखते हैं हम जो सबसे पहले टेंस पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या है? वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द अगर आए तो आप समझ जाइएगा कि वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे राज किताब पढ़ता है, ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मोहन आगरा जाता है, ता है, देखिए ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर कोई वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू या डच। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डच का प्रयोग नहीं होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त करते हैं। आइए एक बार यहां देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है, इसे हम ट्रांसलेट करते हैं इस स्ट्रक्चर के जरिए। सबसे पहले क्या लिखा है? सब्जेक्ट लिखेंगे हम। सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है। इसके पहले वाले क्लास में हमने जाना था। तो काम, राज किताब पढ़ता है, काम हो रहा है पढ़ता है। कौन पढ़ता है? राज। राज हो गया सब्जेक्ट। सबसे पहले लिखेंगे राज। जिससे एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का भाव निकले या पता चले वो होता है सिंगुलर नंबर। और जिस शब्द से एक से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु या स्थान का भाव पता चले वो होता है प्लूरल नंबर। तो राज एक ही है यहाँ पे, तो ये हो गया सिंगुलर। यानी सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ हमने लिखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा देंगे, और सब्जेक्ट के बाद हमें मेन वर्ब लिखना ही है। तो मेन वर्ब वो होता है जो काम होता है, वही मेन वर्ब होता है। काम कौन सा हो रहा है? पढ़ता है। पढ़ना किसके मतलब होता है? READ, रीड। अब एक वचन है तो इसमें यस जोड़ देंगे, हो जाएगा रीड्स। तो राज READS, रीड्स। फिर ऑब्जेक्ट, अगर आपको ऑब्जेक्ट पता करना हो तो जो मेन वर्ब होता है उसमें आप प्रश्न कीजिए व्हाट या हूं, यानी क्या, किसे और किसको। देखिए पढ़ता है, क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। तो ये जो उत्तर मिला क्या का, पढ़ता है, क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। तो ये किताब हो गया ऑब्जेक्ट, यानी राज रीड्स। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे ए बुक। ये हो गया आपका राज एक किताब पढ़ता है। उसके बाद एक और देखते हैं, मोहन आगरा जाता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट MOHAN, मोहन, क्योंकि जाने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन हो गया सब्जेक्ट। और फिर सब्जेक्ट एक वचन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। काम कौन सा हो रहा है? जाता है। गो मतलब होता है जाना, तो यस, यानी मोहन गोज टू आगरा, आगरा। अगला सेंटेंस देखते हैं इसी तरह से, हम प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं। अब जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब एक से ज्यादा लोग हैं। अब एक से ज्यादा लोग हैं तो प्लूरल है, और हम होता है वी का मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है तो वी लिख दिए। अब जब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त होता है। वर्ब क्या है? काम कौन सा हो रहा है? खेलते हैं। खेलना होता है प्ले मतलब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। तो वी प्ले, खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट प्रतिदिन, EVERYDAY, एवरीडे या डेली। तो इस तरह से हो गया वी प्ले क्रिकेट डेली। एकदम आसान है समझ पाना। अगर आपको बोलना है कि राज लखनऊ में रहता है तो राज एक वचन है तो राज लिव्स इन लखनऊ। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड बुक। इस तरह से अगर कोई वाक्य है जिसके अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं
तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के हिसाब से, और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बड़ी आसानी से उस वाक्य की आप रचना कर सकते हैं। आइए अब हम अगला देखते हैं। हमने तो अभी पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस का, अब अगला हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट डू डेज, यही तो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में अदर वर्ड लिख देते हैं। और हमने नोट में लिखा था, जब हम यहाँ पे लिखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान और उसके नीचे हेल्पिंग वर्ब, तो हमने उसमें लिखा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी डू डज का प्रयोग नहीं होता, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग होता है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन का है, तो उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। आइए सर आप देखते हैं यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। अब अगर बहुत ध्यान से समझते चलेंगे तो आपके लिए हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। समझिए, वह किताब नहीं पढ़ता है। आइए स्ट्रक्चर दिमाग में रखिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, अभी नेगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट। अब काम कौन सा हो रहा है, पढ़ता है, सब्जेक्ट ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एक वचन है तो डज। हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे एक एरर हो गया, गलती हो गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ही हेल्पिंग वर्ब डज, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ना, रीड माने होता है, रीड क्या, एक किताब, तो ए बुक। ही डज नॉट रीड ए बुक, वह किताब नहीं पढ़ता है। अगला राजेश और सोहन कार नहीं चलाते हैं, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, राजेश और सोहन, दो लोग हैं, लिखिए राजेश एंड सोहन, दो लोग हैं तो बहुवचन हो गया, और बहुवचन है तो शायद क्रिया लगेगी डू। हेल्पिंग वर्ब हो गया, डू या डज के बाद नॉट लिखते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, चलाते हैं। चलाना किसके मतलब होता है, ड्राइव, तो डी आर आई वी ई, ड्राइव, कार, ए कार। यानी राज एंड सोहन डू नॉट ड्राइव ए कार। इस तरह से अगर कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा और वो नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो आप बड़े आसानी से इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। जैसे वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, एक वचन है, डज नॉट, पढ़ाना, टीच क्या, इंग्लिश, तो ही डज नॉट टीच इंग्लिश। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। इस तरह से आप बहुत सारे जो है वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर पाएंगे अगर ये स्ट्रक्चर आपको पता होगा तब। अगला देखते हैं सर, अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और हम जब इसके पहले वाला क्लास पढ़े हैं तो उसमें हमने देखा था कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें दो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। एक वो जिसमें क्या पहले आता है, और एक वो जिसमें क्वेश्चन वर्ड जैसे कब, क्यों, कैसे, कहां, ये सब बीच में आता है। तो हम सबसे पहले इस स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे जब क्या पहले आए। जैसे क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, क्या वह विद्यालय जाता है, क्या वह खाना खाता है, इन सब में क्या पहले आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो है हेल्पिंग वर्ब, अगर किसी भी वाक्य में पहले आए तो हम उस वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसको पहचान करके सबसे पहले लिख देंगे। अब चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी सहायक क्रिया होती है डू डज, सबसे पहले हम डू या डज लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और जो बचता है उसको लिखेंगे। आइए इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इन वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। यहाँ देखिए, क्या आप दिल्ली में रहते हैं, रहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ये पता चल गया। क्या पहले आया है, क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और क्या पहले आया है, ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा, ये भी पता चल गया। तो सबसे पहले डू या डज लिखेंगे। अब ये डू या डज ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा लगता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, काम रहते हैं कौन, आप, रहने का काम कौन, आप। यू बहुवचन होता है, तो बहुवचन जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए हम डू का प्रयोग करते हैं, डू डज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
रहते हैं, रहना होता है लीव, LIVE, लीव। सॉरी, दिल्ली में तो इन, DELHI, दिल्ली। अगला देखते हैं सर, क्या वह खाना, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया था, देखते हैं क्या वह खाना पकाती है, क्या वह खाना पकाती है, क्या पहले आया, तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हम, डू या डज लिखेंगे सबसे पहले, और डू या डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगता है सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट है वह, पकाती है तो सी होगा सब्जेक्ट, सी एक वचन इसलिए लगाएंगे डज, डज हो गया, सब्जेक्ट लिखेंगे सी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है, पकाती है, तो कुक का मतलब होता है COO के, कुक माने पकाना, क्या पकाती है, खाना, फूड, तो डज सी कुक फूड। इस तरह से आप जितने भी वाक्य होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, क्या पहले आएगा, तो आप बड़े आसानी से इस स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। जैसे क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप आगरा में रहते हैं, डू यू लिव इन आगरा। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस हम बना पाएंगे, ये सब बहुत आसान है, बस एक एक सेंटेंस को जो है बनाना आप सीखते चलिए। आइए हम अगला देखने जा रहे हैं कि अभी हमने ये जाना है क्या पहले आए, तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होता है, उस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। अगला हम पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आता है तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है और उस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिख देते हैं, उसके बाद डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और जो बचता है उसको अंत में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एक वाक्य लिखा हुआ है, आप कहाँ रहते हैं। अब इसमें ये जो कहाँ, ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये क्वेश्चन वर्ड है, इसे हम सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से। कहाँ होता है WHERE, वेयर। उसके बाद डू या डज, हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, और जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो लगता है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट यू है, आप, यू बहुवचन है तो लगेगा डू। इसके बाद सब्जेक्ट, आप कहाँ रहते हैं, रहते हैं, ये कौन ये काम करता, आप, तो यू। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, काम क्या है, रहने का, तो LIVE, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। आइए अगला देखते हैं, राजेश दिल्ली में क्या करता है। अब ये जो क्या है ये बीच में आया है, अगर क्या पहले आता ना, क्या राज दिल्ली में रहता है, तो हम सबसे पहले डू या डज लिखते हैं, लेकिन अब चूंकि ये जो क्या है ये प्रश्नवाचक शब्द है और ये बीच में आया है, इसलिए हम सबसे पहले इसी का जो है स्पेलिंग लिखेंगे। तो क्या होता है, व्हाट का मतलब व्हाट, क्वेश्चन वर्ड हो गया। फिर डू या डज, राजेश एक वचन है, सब्जेक्ट यही है तो राजेश एक वचन है तो लिखेंगे डज। फिर सब्जेक्ट REJESH, राजेश। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करता है, करना होता है, डू का मतलब, दिल्ली में तो इन, DELHI, दिल्ली। व्हाट डज राजेश डू इन दिल्ली। अब हम अगला देखते हैं सर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी हमें दो स्ट्रक्चर पढ़ने होते हैं, एक वो जो क्या पहले आए किसी वाक्य में तब, और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो, दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, बहुत हल्का सा डिफरेंट होता है दोनों में। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर क्या शब्द पहले आता है तो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर किसी भी वाक्य में क्या शब्द अगर पहले आए तो वाक्य में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा ये पहचान करके आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ही लिख दीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे डू या डज, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो वह, ये है सब्जेक्ट, ही होता है, ही एक वचन है इसलिए लगेगा यहाँ पे डज। फिर सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से ही। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें नकारात्मक शब्द नहीं भी है तो नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलता है, खेलना होता है, प्ले मतलब क्या खेलता है, क्रिकेट, CRICKET। तो क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा डज ही नॉट प्ले क्रिकेट।
अगला देखते हैं, क्या वे फूलों को नहीं तोड़ते हैं? तो अब यहाँ पे क्या पहले आया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वे बहुवचन है, THEY दे मतलब होता है, और जब ये बहुवचन है तो साहित्य क्या लगेगी, डू, फिर सब्जेक्ट दे, नेगेटिव वर्ड नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तोड़ना, प्लग, PLUCK, प्लग, क्या तोड़ते हैं, फूलों को, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो द फ्लावर्स, या FLOWERS हो गया आपका, डू दे नॉट प्ले, सॉरी डू दे नॉट प्लग द फ्लावर्स। अब अगला होता है क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ जाए, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिख देना, उसके बाद इस स्ट्रक्चर को अप्लाई कर देना है। आइए देखते हैं सर, तुम समय से स्कूल क्यों नहीं जाते हो? अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लिख देंगे, और क्यों होता है WHY, वाई का मतलब होता है क्यों। अब इसको अप्लाई कर देंगे, वाई के बाद डू एडस लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तुम होता है, यू मतलब यू बहुवचन है तो लिखेंगे डू, फिर सब्जेक्ट यू तुम, उसके बाद नेगेटिव वर्ड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, गो, कहां, टू स्कूल, SCHOOL, समय से, इन टाइम। आपको हेल्पिंग वर्ब पता चल जाए, मेन वर्ब पता चल जाए, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता हो, तो आप बड़े आसानी से कोई भी वाक्य जो हिंदी में लिखा हो उसे इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं, क्या वे किताब क्यों नहीं पढ़ते हैं? अब यहाँ पे भी क्वेश्चन वर्ड क्यों बीच में है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्यों का स्पेलिंग वाई, फिर इसको अप्लाई कर देंगे, डू एडस लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट वे, THEY दे मतलब होता है और ये बहुवचन है तो लिखेंगे डू, फिर सब्जेक्ट वे होता है, THEY दे का मतलब, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना होता है, READ रीड मतलब, किताब तो ए बुक, ये बन गया आपका। इस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है, अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये हमने जाना। और जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, आपको एक नोटबुक बनाइएगा बढ़िया सा, उसमें आप लिखते चलिएगा, बिल्कुल एक एक टॉपिक हम बहुत आसान शब्दों में पढ़ेंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए, 10th का भी और 12th का भी। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर जो है, और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए और अगला टेंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।